नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 19, जिसका नाम है दीर्घ उपयोगी विकास की संकल्पना। देखिए, आप इस नाम से क्या समझ पा रहे हैं कि आपके प्रकृति में जो उपलब्ध साधन हैं और संसाधन हैं, उनको हम इस तरीके से उपयोग में ले कि वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बच सके। तो जो भी साधन और संसाधन है प्रकृति में उपलब्ध, उनका हमें दुरुपयोग नहीं करना है। उनको इस तरीके से उपयोग में लेना है कि भविष्य में ये खत्म ना हो, क्योंकि ये सीमित मात्रा में है। अगर हम इसी तरीके से इनका दुरुपयोग करते रहे तो एक समय आएगा जब ये समाप्त हो जाएंगे और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इसी चीज को बचाने के लिए हम इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी संकल्पनाओं को, बहुत सारे ऐसे विचारों को पढ़ने वाले हैं। तैयार है आप लोग? सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। दीर्घ उपयोगी विकास की संकल्पना का उद्भव कब हुआ? तो 1992 में रियो दी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित पर्यावरण और विकास के सम्मेलन में विश्व भर में नेताओं ने मौसम में बदलाव और जैविक विविधता के प्रमुख मामलों पर आम सहमति बनाई थी। हम जो भी अपने क्रियाकलाप कर रहे हैं इस पृथ्वी पर रहकर, ये सब हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो भी आप ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं, उसकी वजह से वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है। औद्योगिकीकरण की वजह से हमारे वायु का प्रदूषण हो रहा है, जल का प्रदूषण हो रहा है। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो प्रकृति है, वो क्या हो रही है? धीरे धीरे नष्ट हो रही है, जिसको हमें बचाना बहुत जरूरी है। इसमें समन्वय स्थापित करना जरूरी है। तो प्रकृति में असंतुलन ना हो, इसी के लिए ये जो संकल्पना है वो दी जाती है। इस सम्मेलन के पश्चात रियो सम्मेलन नामक एक घोषणा पत्र जारी किया गया। कौन सा? रियो सम्मेलन नामक एक घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसका उद्देश्य क्या था कि 21वीं सदी में पूर्ण रूप से दीर्घ उपयोगी विकास किया जा सके। तो इस सम्मेलन के अंदर ये जो घोषणा पत्र जारी हुआ, उसका उद्देश्य सिर्फ क्या था कि पूर्ण रूप से दीर्घ उपयोगी विकास जो है वो किया जा सके। क्लियर? आगे देखिए, वहन क्षमता की संकल्पना। वहन क्षमता को अपन इंग्लिश में कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। इसको एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे एक बस है, उस बस की एक सीमित क्षमता होती है कि वो उस बस के अंदर 50 लोगों को लेके जा सकती है, 100 लोगों को लेके जा सकती है। यानी कि उसकी एक वहन क्षमता है। उससे ज्यादा अगर व्यक्ति उसके अंदर बैठेंगे तो वो उनको लेकर नहीं जा पाएगी, या तो वो टूट जाएगी या उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। क्योंकि हर एक चीज को संतुलित करना जरूरी है, नहीं तो कोई ना कोई घटना घट जाएगी। ऐसे ही हमारी प्रकृति की भी एक वहन क्षमता है। अगर हम हद से ज्यादा उसका उपयोग करेंगे और दुरुपयोग करेंगे तो हमारी प्रकृति में भी क्या होगा? असंतुलन होगा। देखिए, विकास के लिए माल और अन्य सेवाओं के निर्माण की आवश्यकता है, जिसके लिए साधनों की आवश्यकता होती है। और ये जो साधन है वो मुख्यतः प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है और इन्हें प्राकृतिक संसाधनों का नाम दिया गया। जैसे कि मान लीजिए हम बात करें कोयले की, पेट्रोलियम की, प्राकृतिक संसाधन ही तो है अपने। हमें शीघ्र ही प्रकृति का सम्मान करना सीखना होगा। अगर हम ऐसे ही वनों को काटते रहे, ऐसे ही भूमि का अपक्षीणन होता रहा, ऐसे ही हमारी प्रकृति दूषित होती रही, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये सारी चीजें नष्ट हो जाएगी और प्रकृति में असंतुलन बन जाएगा। अन्यथा पृथ्वी का भविष्य ही अंधकार में हो जाएगा। तो अगर हम अभी नहीं संभलेंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको ये सारी चीजें भुगतनी पड़ेंगी। कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी इनकी वजह से। हमारे पर्यावरण की वर्तमान दयनीय स्थिति के मूल कारण है विकास के नाम पर प्राकृतिक संपदा का अनियोजित अतिदोहन और जनसंख्या की अतिशय वृद्धि। हम कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन विकास के साथ साथ जो प्रकृति के का विनाश हो रहा है उसकी साइड भी हमें ध्यान देना चाहिए। हम अतिदोहन कर रहे हैं
किसी भी चीज को अधिक मात्रा में उपयोग करना अतिदोहन कहलाता है, एक्सप्लॉइटेशन कहलाता है। उसकी वजह से हमारी प्रकृति या फिर प्राकृतिक संपदा जो है वो विनाश की ओर जा रही है। तो हमें इन सारे पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा। आर्थिक विकास के साथ साथ, आर्थिक विकास तो हो रहा है क्योंकि जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधन है उनके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, विकास तो कर रहे हैं। अब विकास हो रहा है तो आर्थिक विकास भी हो रहा है। उसके साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का बढ़ता प्रयोग रोका नहीं जा सकता। हमारा उत्तरदायित्व हो जाता है कि इस संपदा को उसकी प्रयुक्त होने की क्षमता अर्थात वहन क्षमता, जिसको अपन क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है, से अधिक शोषण न करे व उसके संतुलन को बनाए रखे। वही बस वाला एग्जाम्पल कि एक बस की अगर 50 लोगों की ले जाने की क्षमता है या 100 लोगों के ले जाने की क्षमता है तो उसमें उतने ही व्यक्ति बैठने चाहिए। वहन क्षमता की संकल्पना को गाड़ी या बस जैसे जन परिचित परिवहन के उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। यह गाड़ी कितने अधिकतम लोगों का भार उठा सकती है, जिसके अंतर्गत वह सुचारू ढंग से सड़क पर दौड़ सकती है। इसकी वहन क्षमता से अधिक लोग इस गाड़ी में बैठेंगे तो यह गाड़ी सड़क पर दौड़ते समय क्या हो जाएगी, टूट जाएगी और इसका संतुलन भी बिगड़ जाएगा। आगे जाके दुर्घटना घटित हो जाएगी। जिस प्रकार एक वाहन के अधिकतम बाहर सहने की क्षमता होती एक सीमा होती है, एक क्षमता होती है, ठीक इसी प्रकार से ही पर्यावरणीय संपदा के प्रयोग की भी एक सीमा होती है। यानी कि जितनी इनकी सीमा है उतने तक ही इनको प्रयोग करो। अपन कहते हैं ना कि कोई भी चीज हद से ज्यादा हो जाती है तो वो बेकार ही होती है। तो प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त चीजें हैं उनका अपन हद से ज्यादा प्रयोग करेंगे तो वो आपके प्रकृति बेकार हो जाएगी, विनाश हो जाएगा उसका। वहन क्षमता प्राकृतिक संसाधनों के अधिक मात्रा में निकाले जाने से सीमित होती जा रही है। बदले में यह अधिकतम मात्रा में प्रदूषण के निष्कासन के रूप में उभर कर आती है। प्रदूषण होता ही है इन सब की चीजों की वजह से। एक बार पर्यावरण क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाए तो उसको सुधारना कठिन है। पर्यावरण अपनी शुद्ध स्थिति या उपयोग करने वाली अन्यथा हानि रहित अवस्था में आने वाली क्षमता को खो बैठेगा अगर हम इसी तरीके से ही अतिदोहन करते रहेंगे, इसी तरीके से प्रदूषण करते रहेंगे, इसी तरीके से ही प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। तो इस प्रकार पर्यावरण की वहन क्षमता को परिभाषित इस प्रकार किया जा सकता है, वह क्षमता जो पर्यावरण के अधिकतम उपयोग या उस पर आर्थिक अथवा अन्य मानवीय क्रियाकलापों के भार अथवा दबाव को सहन कर सकती है। उस लिमिट तक इन चीजों का प्रयोग करो जितना ये सह सकती है। अगर इसकी सहन क्षमता से ज्यादा आपने इसका प्रयोग किया तो वो प्रयोग नहीं, वो दुरुपयोग कहलाएगा। आगे देखिए, दीर्घ उपयोगी विकास जिसको अपन बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दीर्घ उपयोगी विकास की मांग है, क्या मांग है कि प्राकृतिक संपदा के प्रयोग व उपभोग की मात्रा में समन्वय हो, यानी कि एक समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। अगर हम यूं ही अतिदोहन करते रहे, यूं ही अगर इन प्राकृतिक संपदाओं का दुरुपयोग करते रहे तो जो प्रकृति है उस पर क्या पड़ेगा, विपरीत प्रभाव। पर्यावरण में विकास के विश्व आयोग ने दीर्घ उपयोगी विकास की निम्नलिखित परिभाषा दी है। क्या कहा है उन्होंने, दीर्घ उपयोगी विकास एक ऐसा विकास है जिससे न केवल वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी होती है बल्कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता भी बनी रहती है। अगर मान लीजिए हम इतने स्वार्थी हो जाए कि सिर्फ हम अभी पृथ्वी पर है, हम अपना गुजारा कर लेते हैं, अभी तो इन चीजों का खूब बढ़िया तरीके से उपभोग कर लेते हैं, तो आने वाली पीढ़ी के लिए सब नहीं बचेगा। तो हम इतने स्वार्थी तो नहीं हो सकते कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़े ही ना। यह परिभाषा दो महत्वपूर्ण बातों को उजागर करती है। पहली, यह प्राकृतिक संसाधन न केवल हमारे वर्तमान के जीविकोपार्जन के लिए जरूरी है बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के जीविकोपार्जन के लिए भी उतने ही जरूरी है। क्या यही है कि सिर्फ हम ही अपनी जीविका उपार्जन करें और आने वाली पीढ़ी ना करे? भाई उनको भी तो जरूरत होगी ना।
दूसरी, वर्तमान की किसी भी विकास संबंधी क्रिया या कार्यक्रम को करते समय उसके भविष्य में आने वाले परिणामों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अगर हम ये चीज सोचने लग जाए कि प्रकृति में उपलब्ध जो साधन है उसको अगर इसी तरीके से हम दुरुपयोग करेंगे तो भविष्य में क्या इसका असर पड़ेगा, और अभी हम कितना जो है उस चीज की वजह से प्रदूषण कर रहे हैं या प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गैर दीर्घ उपयोगी विकास के मुख्य कारण है निरंतर बढ़ती जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों का निरंकुश दोहन। देखिए, जो बढ़ती जनसंख्या है, अब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी। उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव जो है इस प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधनों का प्रयोग करेगा, और जिसकी वजह से ही यहाँ पर जो इनके द्वारा प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त सामग्री है उसका बिना किसी अंकुश के, बिना किसी रोक टोक के दोहन करेगा, और उसी को ही अपन कहते हैं अति दोहन। बात करते हैं हम कुछ ऐसी मानवीय क्रियाओं की जिनकी वजह से कुछ ऐसे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं और जिसकी वजह से क्या कीमत हमें चुकानी पड़ती है उसके बारे में। जैसे बात करते हैं भूमि साफ करना, कृषि, वृक्षारोपण, मात्स्यिकी की प्रक्रियाएं, चराई, जल अपवर्तन, खनिज पदार्थों का निष्कर्षण, खनन उपयोग, ईंधन का उपयोग, औद्योगिकरण, शहरीकरण, मनोरंजन, इन सब की वजह से क्या परिणाम, कौन से नियत परिणाम और अनियत परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, नियत परिणाम है खाद्य वस्तुओं का निर्यात, निवास स्थल, उपभोग की वस्तुएं और संस्कृति। अनियमित परिणाम हमें क्या देखने को मिलेंगे, निवास स्थलों का बंटवारा, वनोन्मूलन यानी कि जो वन है उनको नष्ट कर दिया जाएगा, मरुस्थलीकरण, जब वन कट जाएंगे तो भाई मरुस्थलीकरण भी होगा यानी कि वहां के सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, अम्ल अवक्षेपण, मौसमी बदलाव। और जब हम इनकी बात करते हैं तो हमारे जीवन स्तर में सुधार तो आता है कि रेशे का निर्यात, जल की आपूर्ति हो जाती है, मनोरंजन हो जाता है और ज्ञान हो जाता है, लेकिन हमारे पर्यावरण को क्या कीमत चुकानी पड़ती है इसकी। तो देखो, मृदा का अपक्षीणन होता है, प्रदूषण होता है, सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन होता है, जैविक विविधता को नुकसान पहुंचता है। तो इन सब मानवीय क्रियाओं की वजह से क्या हमारी प्रकृति को नुकसान हो रहा है, क्या उसको कीमत चुकानी पड़ रही है, उसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। आगे देखिए, पर्यावरण की दृष्टि से संपोषित समाज वह है जो लोगों की वर्तमान की आवश्यकताएं जैसे वर्तमान की खाद्य सामग्री, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, निवास स्थलों का प्रयोजन, जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई समझौता नहीं करने की क्षमता रखे। तो यही आपका संपोषित समाज होगा कि जिसको शुद्ध हवा मिले, शुद्ध पानी मिल जाए, रहने के लिए स्थान मिल जाए, लेकिन इस पर्यावरण के साथ कोई ऐसी छेड़छाड़ ना हो, वही आपका संपोषित समाज होगा। क्लियर हुई बात यहाँ पर। तो आज की इस क्लास में हमने बात की है इस चैप्टर के छोटे से परिचय के बारे में कि दीर्घ उपयोगी विकास की संकल्पना है क्या। क्लियर हुई बात यहाँ पर। अगर आपको क्लास पसंद आई है, आप इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। हम मिलेंगे इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।